के इस लेक्चर्स में हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर्स को। बेहद ही इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो बिल्कुल छोड़कर मत जाना। जैसा कि देखो मैंने बता रखा, हमने ले रखा है, मेरे पास दो प्रकार के करंटें हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट हुआ करती है जिसका मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस विद द टाइम क्या करती है, वेरी करती है, उसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट क्या होती है, जिसका डायरेक्शंस क्या और मैग्नीट्यूड्स विद द टाइम क्या करती है, कांस्टेंट रहती है, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। यहाँ पर देखो इसका जो साइन था, पॉजिटिव साइकिल थी, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, दैट मीन्स अल्टरनेट था ना, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड्स और क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शंस कॉन्टिन्यूसली विद द टाइम्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है और डायरेक्ट करंट का वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे ना टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट के बारे में। यहाँ पर देखो मेरे पास आते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्किट्स। प्योर रेजिस्टिव सर्किट आते हैं जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लिखा होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा, और प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा तो यहाँ पर सिर्फ इंडक्टर लगा होगा, जो कि इस प्रकार से होता है। ये वोल्टेज की इक्वेशन है और ये हमारे पास करंट की इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, V = V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन क्या होता है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो V है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और यहाँ पर जो I है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। यहाँ पर जो V नॉट उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज, यहाँ पर जो I नॉट उसे बोलते हैं मैक्सिमम या फिर पीक करंट। इसके बाद आता है हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो यहाँ पर आता है इक्वेशन क्या, V = V नॉट साइन ओमेगा। उसके बाद देखो यहीं पर ध्यान रखने वाली बात है, मैंने बोला ना C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, कैपेसिटर में करंट लीड करती है। लीड करने का मतलब आगे चलना और लैग करने का मतलब पीछे चलना। तो करंट लीड करती है तो मतलब यहाँ पर ओमेगा टी तो होगा, साथ ही साथ कितना होगा, यहाँ पर π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, सिर्फ ओमेगा टी हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया, देखो अगर दो व्यक्ति हैं, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 10 रुपए है, तो 5 वाला व्यक्ति 10 से तो पीछे ही होगा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो 5 वाला व्यक्ति है वो लैग कर रहा है किससे, 10 वाले से। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो जो करंट है वो आगे है ना, कितना π/2, तो ऑटोमेटिकली जो V होगा पीछे ही हो जाएगा ना 90 से। अगर एक व्यक्ति 90 से आगे है तो ऑटोमेटिकली दूसरा व्यक्ति 90 से पीछे हो जाएगा। तो वोल्टेज यहाँ पर 90 से क्या होता है, 90 डिग्री से पीछे होता है इसमें, और करंट क्या होता है, 90 डिग्री से आगे होता है। समझ गए ना। इन द सेम में मेरे पास इंडक्टर आता है। इंडक्टर में क्या होता है, अगर यहाँ पर कैपेसिटर में करंट लीड करती है तो यहाँ पर वोल्टेज लीड करता है, दैट मीन्स ओमेगा टी तो यहाँ पर होगा ही होगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग ओमेगा टी लिख देंगे कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करा करता है और कैपेसिटर में करंट लीड करा करते हैं। C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, कितने से, 90 डिग्री से। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बात दिमाग में रखना। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री से लीड करा करता है और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है कितने से, 90 डिग्री से। इन्हीं सारी बातों को भी हम लोग लिखने वाले हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो हम लोगों ने अभी कहा है ना, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर ग्राफिकली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसको देखते हैं। हम लोग को दिख रहा साइन के बगल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ओमेगा टी। यहाँ पर भी साइन के बगल में क्या है, ओमेगा टी। तो मान लिया मैंने इसको जो मानेंगे ना, फेज डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं फाई। तो ये हो गया φ1 और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, φ2 कहेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। तो हम लोग करते क्या, जब फेज डिफरेंस निकालते हैं ना तो इसको बोलते हैं φ1 माइनस का φ2। जब φ1 माइनस का φ2 आप करेंगे तो दोनों तो सेम चीजें हैं, ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी है। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आगे 0 डिग्री। फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, दैट मीन्स न यहाँ पर वोल्टेज आगे है ना करंट आगे है, दैट मीन्स बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस। मतलब सेम टाइम पर जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है, सेम टाइम पर करंट भी मैक्सिमम हुआ करता है। इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया इस तरीके से कि हमारे पास दे रखा है वोल्टेज के ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना दिया वोल्टेज का। अब दूसरा ग्राफ मैं क्या बनाने वाला हूं, ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ किसका था, ये वोल्टेज का था। किसका था, वोल्टेज का। ठीक है, दैट मीन्स पोटेंशियल ग्राफ है। उसके बाद क्या काम करने वाले हैं, जिस पॉइंट पर ये बाई से मिनिमम था उसी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, करंट को भी उठाएंगे। तो यहां से क्या करेंगे, करंट को भी ऐसे लेके गए और इसी सेम पॉइंट पर देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको भी गिरा दिया। मतलब इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हुआ था, देखो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। तो जिस सेम पॉइंट पर ये मैक्सिमम हुआ था उसी सेम पॉइंट पर क्या होता है, ये भी मैक्सिमम हुआ। जिस सेम पॉइंट पर ये हमारे पास वोल्टेज मिनिमम हुआ था, देखो यहाँ पर उसी सेम पॉइंट में करंट भी। तो ये जो बनाया हम लोगों ने,
ये जो बनाया है बेसिकली ये है हमारे पास वोल्टेज, दैट इज वी नॉट। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वी नॉट, एकदम मैक्सिमम वाला जो सेंटर वाला होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम। और ये वाला जो पॉइंट होगा इसे हम लोग क्या बोलने वाले, इसे बोलेंगे हम लोग आई नॉट। क्या बोलने वाले, आई नॉट। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन द सेम वे यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही काम करा जैसे ऊपर करा था। इससे समझ में ये आ रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, ना कोई लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। इसी सेम बात को हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये जो था ना ये था वेव डायग्राम, और ये कौन सा था, ये फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, वेक्टोरली रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको देखो, हमेशा जब भी हम लोग ग्राफ को बनाते हैं ना तो यूजुअली कोशिश करते हैं वोल्टेज को थोड़ा ऊपर रखते हैं और करंट को थोड़ा सा नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, करंट को थोड़ा सा मैं रखने वाला हूँ पीछे और वोल्टेज कर देने वाला हूँ आगे। तो मैं दैट मीन्स क्या हो गया, ये है बेसिकली आई नॉट और ये क्या हो गया हमारे पास वी नॉट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे ओमेगा टी। क्या बोलने वाले हैं, ओमेगा टी कह देंगे। और यहाँ पर ना जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा है इस एक्सिस पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और ये क्या है उसका वेव डायग्राम है फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यहाँ पर आपको ये बात दिमाग में रखना है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री होता है। फेज डिफरेंस 0 होने का क्या मतलब होता है कि ना तो वोल्टेज लीड करता है ना तो करंट लीड करता है। दैट मीन्स नो लीड नो लैग। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, देयर इज नो लीड एंड नो लैग बिटवीन, किसके बीच में, वोल्टेज एंड करंट। तो इस बात को यहाँ पर लिख लो। अब हम लोग देखेंगे कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने बार बार कहा आपसे कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो करंट देखो आगे है, तो आगे कैसे दिखाएंगे इसी बात को आपको समझना है। पहले आपको एक ही काम करना है ना, बार बार आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, जब भी आप बना रहे हो तो आपको एक काम जरूर करना है, बार बार पहले आप यहीं पर ऐसे ही बना दो। किसको बनाओगे आप, यहाँ पर आप बना दो, पता किसको, वोल्टेज को बना दो। पहले वोल्टेज को बना दो। यहाँ पर हम लोगों ने किसको बना दिया, वोल्टेज को। दैट मीन्स ये वाला जो है ना वो वी नॉट है। उसके बाद आपको साफ साफ दिख रहा है करंट आगे है, आगे मतलब π/2 आगे है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा टी। इसी को तो बोलते हैं ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आती है, इसी को क्या बोलते हैं, ओमेगा टी। हमें इसको 90 डिग्री आगे दिखाना है, तो आगे कैसे दिखाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पर सिंपली कर देंगे कि ये जो हम लोग दूसरा वाला बनाएंगे ना इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। दैट मीन्स सिंपल सा या एक पिंदी सा ऐसे लाइन खींच देंगे। ये बता रहा है कि परपेंडिकुलर है, इसको थोड़ा सा हल्का से मिला लीजिएगा। तो ये जो एंगल है कितना है, ये है 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। दैट मीन्स हो गया π/2। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आई नॉट को। और ये हो गया मेरे पास एक्स, और ये क्या हो गया वाई। समझ में आ गया? तो ये है फेजर डायग्राम किसका, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। कुछ नहीं करना था, देखो आपको चलना हमेशा ऐसे ही है। तो बता रहा देखो हमारे पास करंट देखो आगे और ये पीछे हो गया। तो करंट आगे किस में होता है, कैपेसिटर में ही तो होता है। बेसिकली हम लोग पूरा इस तरीके से रोटेशन कर रहे होते हैं ना, तो इस हिसाब से देखो ये पीछे दिख रहा है नीचे की तरफ, दैट मीन्स ये ओमेगा। ये तो बेसिकली देखो हम लोग करते ही क्या है ना, ऐसे रोटेट तो ऐसे गला करते हैं, नीचे की तरफ दिखा दैट मीन्स पीछे है, और ऊपर की तरफ दिखा दैट मीन्स आगे ऐसे। ठीक है। अब क्या काम करना है, ये हम लोगों ने फेजर डायग्राम तो बना लिया। अब इसके बाद हमें बनाना है किसको, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कैसे बनाओगे यहाँ पर, तो वेव फॉर्म पहले हम लोग किसका बनाएंगे, कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर में जैसे मैंने बार बार कहा करंट क्या है हमारे पास आगे है, और वोल्टेज क्या है हमारे पास पीछे है। तो यहाँ पर सिंपल सा ग्राफ ऐसे बना दो, ऐसे करो फिर ऐसे कर दो। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा ग्राफ कैसे बनाओगे, दूसरा ग्राफ आपको पता है कि ये तो 0 से शुरू हो रहा था। करंट क्या है, करंट क्या 90 ज्यादा है। 90 ज्यादा होने का मतलब थोड़ा ऊपर बनाओगे, तो ऊपर कहाँ से बनाओगे, यहाँ पर आपको पता ना बीच में कितना होता है, बीच में होता है 90। तो इसीलिए ग्राफ बनाया था। ये जो ग्राफ बनाया था आपको यही समझाना चाह रहा था बेसिकली कि ये जो होता है ना ये वाला पॉइंट होता है पाई, और ये वाला पॉइंट होता है कितना, 2 पाई होता है। कितना होता है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होता है 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई होता है। अब मैं बता ही रहा था कि जब आप यहाँ पर पूरा पहुंच जाते हो ना तो यहाँ पर हो जाता है ये 2 पाई। मतलब ये बेसिकली 1 साइकिल होता है। 1 साइकिल यहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और 2 पाई तक क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगे ना तो एक कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से वो सर्कल कितने टुकड़े होंगे, यहाँ पर टोटल 4 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक दोबारा आ जाओगे तब जाके यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा।
तो सिंपली जो बीच वाला होता है ना, 0 और पाई के बीच का सेंटर क्या होता है, ये π/2 जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दैट मीन्स ये वाला होगा ना, ये वाला जो पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं π/2, इसी को क्या बोलते हैं, π/2 कहते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने करा कि ये जो पॉइंट है ना, ये हो गया π/2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, π/2। ये अगर हमारे पास 0 से शुरू हुआ था तो क्या होने वाला है, ये 90 से हमारे पास क्या होने वाला है, 90 आगे होगा। 90 आगे होने का थोड़ा ऊपर दिखा दो। ऊपर कैसे दिखाने वाले हो, देखो बस ऊपर हल्का सा ऐसे कर देना, ऐसे हल्का सा ऊपर करना और इस 90 पे गिरा देना। क्या कर दोगे, 90 पर गिरा दोगे। तो जब गिराओगे तो क्या करने वाले, यहाँ से गिराओ और 90 से गिरा दो, गिरा दो, गिरा दो, गिरा दो। इस प्रकार से फिर थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे ले जाकर छोड़ दो। अब ये पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर ये क्या था, हमारे पास 0 था और ये 90 थोड़ा ऊपर था, आगे था। समझ गए ना ये वाली चीजें। वोल्टेज को हमेशा ऊपर ही दिखाओगे। तो जो ये वाला ग्राफ था, ये था वोल्टेज का, और ये जो ग्राफ था किसका था, करंट का था। किसका था, करंट का था। तो इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो हम लोग ने ऊपर दिखाते हैं, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है किसको बताता है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट V0 को बताता है। और इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला पॉइंट भाई साहब इसका यहाँ पर है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, I0। तो ये जो ग्राफ है किसका था, I0 का था। समझ में आया कि नहीं, आगे आपको नहीं दिखा, थोड़ा दिखा देता हूँ फिर से। देखो ग्राफ हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है। ठीक है ना। आपको ग्राफ कैसे बनाना है, इसको किस तरीके ड्रॉ करना, मैं इसको भी आपको दे दूंगा, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लेना। इसका मतलब आपको ग्राफ पहले ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ऐसे फिर ऐसे। उसके बाद भाई साहब ने कहा ना कि देखो कौन चीज हमारे पास आगे है, आगे कौन, करंट हमारे पास पीछे है ना, पीछे मतलब नीचे बना दो, पीछे मतलब नीचे बना दो। नीचे बनाने क्या मतलब हुआ, आप थोड़ा सा नीचे कर दो। यहाँ पर जब आप नीचे करने वाले हो तो नीचे करने से भाई मैंने यहाँ शुरू कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ शुरू कर दिया। जब यहाँ शुरू करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो कुछ इस प्रकार से जब आप ड्रॉ करोगे तो दिस विल बेंड समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ बेंडिंग हो जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये जो इक्वेशन था ऊपर वाला, कौन सा वाला, जो ऊपर वाला इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन था ये वोल्टेज का था, और ये वाला कौन सा था, ये करंट का था। कौन सा था, ये करंट का था। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अगर आपको कुछ दिखाना नहीं तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो रफली। जो फेजर डायग्राम था ये हमारे पास एक्स दिखा देना, वाई दिखा देना। और हल्का फुल्का कुछ दिखाना होगा तो यहाँ पर जब आप कटिंग करते हैं ना, ये बता रहा कि π/2 पीछे है, तो देखो पीछे दिखाएगा तो यहाँ पर π/2 हल्का से दिखा देना। ऑब्वियस सी बात है ना, फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 90 का डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2, और यहाँ पर भी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2। तो एज सिंपल एज दैट, यहाँ पर क्या करना है आपको, π/2 लिख देना है। अब ये क्या चीज है इसको मैं बताता हूँ। जेड इम्पिडेंस, जेड क्या होता है, इम्पिडेंस होता है। बात समझना स्टार्ट करते हैं LCR सर्किट के बारे में। तो LCR सर्किट में देखो L है, ये C और ये R है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि हमें पता है इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर की खास बात क्या होती है, यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, आगे होता है, करंट क्या होती है, पीछे होती है। तो सबसे पहले हम लोग ने हॉरिजॉन्टली क्या ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर करंट को, और हमें पता है कि वोल्टेज आगे होता है। दैट मीन्स हम लोग तो उसको थोड़ा सा ऊपर दिखा सकते कुछ इस प्रकार से, कि मतलब ये आगे है। उसी प्रकार से यहाँ कैपेसिटर में क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे करंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे करंट। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया करंट का इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, यहाँ पर पीछे होता है। देखो ना यहाँ पर पीछे है कि नहीं है, दैट मीन्स इसको नीचे दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, पीछे। करंट देखो अपने आप आगे होगा ना। अगर ये वाली चीज हमारे पास क्या हो गया, ये पीछे हो गई, तो इसका मतलब करंट अपने आप आगे हो गया। अगर एक व्यक्ति आगे है दूसरा व्यक्ति पीछे, अपने आप हो जाएगा। अब करने क्या वाले, आपको पता है कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, V और I सेम फेज में होता है। दैट मीन्स अगर जिस डायरेक्शन में V चल रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होने वाला है, करंट भी चल रही होगी। दैट मीन्स ये V और I क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। अब इसी बात को देखो, एक ऊपर है और एक नीचे है। ये हमारे पास क्या है, ये L वाला पार्ट है, ये I और ये V है। तो V कौन सा था, ये VL था। कौन सा था, VL था। इंडक्टर के लिए कौन सा था, VC था। कैपेसिटर के लिए VC था। एक ऊपर एक नीचे, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा काम कर रहे होंगे, एक ऊपर है और एक नीचे है। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट काम करेंगे। तो ऊपर वाले को मैंने बाय द वे नीचे ऊपर कर दिया, नीचे वाले को मैंने इस तरीके दिखा दिया। इसी तरीके से VL VC होता है, इसी तरीके से XL और XC होता है। जिस प्रकार से VL और VC होता है उसी प्रकार से XL और XC हुआ करता है। XL इज यूज्ड फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस और X इज यूज्ड फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी थोड़ी सी आगे भी बात करेंगे, एक बार थोड़ा सा सुन लो। अब हुआ कि यहाँ पर हमें कंबाइंड इफेक्ट देखनी है। तो कंबाइंड इफेक्ट देखने के लिए करेंगे इन दोनों को बेसिकली बस जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होने वाला है, देखो ये ऊपर है नीचे है, तो ज्यादा वाले में से कम उड़ा देंगे। दैट मीन्स जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे XL माइनस का XC, XL माइनस का XC कर देंगे। और ये वाला जो बीच का रिप्रेजेंट करेंगे, जो उनका रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग दिखाएंगे जेड से। किसे दिखाएंगे, जेड से। और यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास R दे रखा, क्या दे रखा R। तो कुछ इस प्रकार से हल्का फुल्का बस ड्रॉ कर लो, अभी आपको फील आ जाएगा। ऐसा ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक वाली चीजें यहाँ पर नहीं दिखनी थी। यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है
ये होता है फाई, ये होता है फेज डिफरेंस। अब जैसा कि आपको पता है कि आप अगर पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था आपने कि जेड इक्वल टू क्या होने वाला है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया भाई साहब और कुछ नहीं करा। tan फाई क्या होता है, पी एच बी एच पी बी परपेंडिकुलर अपन का बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर और दिस विल बी योर बेस, तो बेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सएल माइनस का एक्सी अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा आर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपन का बेस के हिसाब से। कॉस फाई क्या होता है, पी एच बी एच, तो बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस बता दो, बेस यहाँ पर ये हो गया, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपोटेनस हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हाइपोटेनस, ये वाला हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर बेसिकली कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा आर बाई जी। जो कॉस फाई होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों फॉर्मूला, अभी आपको खूब भर भर के यूज कर रहे होंगे हम लोग। यहाँ पर एक नोट की पॉइंट लिख लो, जिस प्रकार से हमारे पास आर होता है, जिस प्रकार से एक्सएल होता है, जिस प्रकार से एक्ससी होता है, उसी प्रकार से हमारे पास जेड भी है। ये सब क्या है, एक प्रकार के रेजिस्टेंस है और इन सब की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, सबकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं इन अ गिवन सर्किट। अब यहां पर एक छोटी सी बात पर ध्यान देना, जिस प्रकार से शादी में वरमाला एक स्पेसिफिक मोमेंट को कहते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस एक पर्टिकुलर मोमेंट को कह रहे हैं। जिस मोमेंट पर क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हो रहा है। जब भी एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को हम लोग क्या कह रहे होंगे, रेजोनेंस। तो इन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तब क्या होता है, तो इस वाले फॉर्मूले में ध्यान सोचो, एक्सएल एक्सी बराबर हो गए, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। ये जीरो हो जाएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। दैट मीन्स जो इंपीडेंस होगा वही हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका नाम लिख लो इंपीडेंस। और इसी सिचुएशंस पर क्या होता है कि जो इंपीडेंस हो जाता है मिनिमम, और इंपीडेंस इज बेसिकली रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम। जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा दैट मीन्स रुकावट जितनी कम होगी करंट की क्या होगी, वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। दैट मीन्स जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होने वाला है, मैक्सिमम हो जाएगा। रेजिस्टेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम। जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा था कि जब जेड इक्वल टू आर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, बता दो यहाँ पर कि जब जेड इक्वल टू आर हो जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर जो पावर फैक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फेज डिफरेंस तो है ही नहीं, फेज डिफरेंस तो है ही नहीं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जेड इक्वल टू अगर आर हो गया दैट मीन्स क्या हो गया, फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 डिग्री, कुछ भी नहीं फेज डिफरेंस। दैट मीन्स ये जो हमारे पास ना पर्टिकुलर रेजोनेंस वाली सिचुएशन है, यहां पर किसी भी प्रकार की न लीड होती है न किसी प्रकार की लैग होती है, नो लीड नो लैग बिटवीन वी एंड आई। दैट मीन्स ये वाली जो सर्किट है, कौन सी, एलसीआर सर्किट, इस पर्टिकुलर सिचुएशंस पर प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करती है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी तो यही होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। तो जेड बराबर यहां भी क्या होता है, आर के इक्वल होता है। जेड बराबर यहां भी क्या होता है, आर के इक्वल हो जाया करता है। तो यहां पर बेसिकली हम कही यही रहे हैं कि इट बिहेव्स एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इसके फॉर्मूलाज क्या हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सएल इज बेसिकली व्हाट, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, यहां पर एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा सी नहीं होने वाला है, यहां पर हो जाएगा 1 ओमेगा सी। एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 ओमेगा सी हो जाया करता है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई, और यहां पर हो जाता है एफ। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाता है 1 टाइम पीरियड। क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज डेफिनेशन पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन या 1 साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट, एक साइकिल किसे कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं 1 कंप्लीट साइकिल। यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज क्या है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज होता है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। एफ क्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है,
और यहाँ C क्या होता है, कैपेसिटेंस, और L क्या होता है, इंडक्टेंस। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अगर हुई होगी तो ये सारी कंफ्यूजन अभी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसा कि यू मस्ट नो कि हमारे पास रिएक्टेंस हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। L इज यूज फॉर इंडक्टर और C यूज फॉर कैपेसिटर, दैट मीन्स यहाँ पर कैपेसिटर इसीलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहाँ पर इंडक्टर है दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सेल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, एक्सेल इक्वल टू होता है ओमेगा एल और एक्स इक्वल टू होता है ओमेगा सी। यहाँ पर ओमेगा की इक्वल टू क्या था, 2 पाई एफ होता, तो मैंने एफ को थोड़ा सा आगे पीछे क्यों करा अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओमेगा बराबर क्या था, 2 पाई एफ, और जो सी था उससे सी तो था ही। सी क्या होता है, इसका नाम भी सुन लो, सी होता है कैपेसिटेंस। यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। एल क्या होता है, इंडक्टेंस होती है जिसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस जिसका यूनिट ओम हुआ करता है। तो ये बात ध्यान रहे। अब इसका ग्राफ आपके पेपर में पूछता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब ये ग्राफ कैसे बनना है इसको समझो। जैसा कि आपको पता है जो एल एक्सएल और यहाँ पर एफ है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों की पावर भी 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर लीनियर ग्राफ बनने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा क्या काम करने वाले हैं कि यहाँ पर लिखेंगे वाई एक्सिस पे। अगर आप इसको कंपेरिजन करने जाओगे तो यहाँ चिंदी सा लिख दूं मैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर एक्सएल हो जाएगा वो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, हमारे पास एफ के फ्रीक्वेंसी के हैं। दैट मीन्स ये वाई पे बनाना और ये एक्स पे बनाना है। तो यहाँ पर एक्स पे आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है यहाँ पर क्या लिखने वाले, एक्स एल लिखने वाले हो। और यहाँ पर सिंपल से कांड कर देना है और आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। पिछले लेक्चर्स में भी आपको मैंने ग्राफ तो बनाना बताया था किस तरीके से बनाना। तो यहाँ ग्राफ कैसा होगा, लीनियर हो, कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा। तो लीनियर याद रख लेना क्योंकि पेपर में कई बार पूछ लेगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होता है उसका कर्व का नाम क्या होता है, लीनियर ग्राफ होती है। ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या है, जब भी एक्सी और एफ के बीच में इनवर्स रिलेशन देखो, एक ऊपर एक नीचे है, दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो ग्राफ बनने वाला है वो बेसिकली कैसा होने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, कुछ ग्राफ इस प्रकार से होता है, कुछ ग्राफ इस प्रकार से हुआ करता है, समझ गए ना। तो ये जो ग्राफ बना है बेसिकली ये बना है एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर हम लोग एफ दिखाएंगे और यहाँ पर क्या दिखाने वाले हैं, एक्सी दिखाने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये ग्राफ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ समझते हैं, यहाँ वाली बात थोड़ा सा ना अच्छी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डेरिवेशन वगैरह तौर पे पूछेगा तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन एलसीआर सर्किट तो हम लोगों ने क्या बताया कि एट रेजोनेंस पर क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाया करता है, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो इस ओमेगा ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई करा इन लोगों ने तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, और ये एल को नीचे भेज दिया तो एलसी हो गया। और यू नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल, स्क्वायर हटते क्या लगता है, रूट लगता है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा, LC। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कि जो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू ये आया, यही हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुआ करता है। अगर इस ओमेगा की जगह पर हम लोग ने 2 पाई एफ रख दिया, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ कर लिया, तब क्या हो जाएगा, तो यहां पर 1/√LC तो रहेगा, लेकिन अगर हमें एफ निकालना होगा आगे चलकर, अगर हमें एफ निकालना होगा तो एफ हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। 1/, करेंगे और यहाँ पर 2 पाई कर देंगे, √LC कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले के भी आप अच्छे से पैक करके रख लो, आगे काम खूब आएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत आई डोंट थिंक हुआ होगा। अब यहाँ पर भी एक चिंदी सा ग्राफ, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा कि जब रेजोनेंस हुआ करता है तो क्या होता है, इम्पीडेंस मिनिमम हुआ करता है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ होती है ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, ये होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं भाई इसको बोलते पैराबोला ग्राफ। कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होती है, कौन सी पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जेड मिनिमम कहते हैं, जेड मिनिमम कहते हैं, दैट मीन्स मिनिमम इम्पीडेंस हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, W0 बोला करते हैं। और यहाँ पर आप F दिखा दो या फिर आप क्या कर दो, यहाँ पर W दिखा दो। ये किसके किसके पीछे ग्राफ है, ये ग्राफ है बिटवीन इम्पीडेंस
वर्सेस किसके, फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो यहाँ पर लिख लो इम्पीडेंस। हमारे सामने जो टर्म्स आता है वो होती है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या बताता है, शार्पनेस को बताता है। क्या शार्पनेस मतलब खनकनेस की। जब आप क्या करते हो रेडियो वगैरह में क्या करते हो ना, आपको 93.5 से लेकर 94 पॉइंट मान लीजिए आपने 5 में चेंज करा, तो वहां पर जब चेंज करते थोड़ी सी आवाज वगैरह क्या करती है, थोड़ी सी ना फंस रही होती है। उसके बाद कई बार क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर चीज पर रहते हो, दैट मीन 93.5 पर हो, तो आवाज बहुत तगड़ी वाली आती है। दैट मीन्स वहां पर क्या तो क्वालिटी फैक्टर एकदम मस्त वाली होती है। दैट मीन्स क्वालिटी फैक्टर हमें बताती है शार्पनेस को। तो ये बेसिकली होता है रेशियो होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू दी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर्स। अब यहाँ पर करना क्या, जैसा कि हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर अगर निकालना चाहते हैं रेजोनेंस पर, तो रेजोनेंस पर क्या होता है कि VL बराबर VC कह दो, XL बराबर XC कह दो। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, तो VL लेंगे यहाँ पर कि दोनों में से कोई एक लेना है, L लेना है तो C लेना। तो हम लोगों ने VL ले लिया और VR ले लिया। समझ में आ गया आपको। अब V इक्वल टू IR होता है, पढ़ा ना आपने ओम्स लॉ में, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा V इक्वल टू IR, मैंने भी आपको कहा था V इक्वल टू IR तो होता है, लेकिन ये जो R होता है बेसिकली हम लोग क्या होता है, यही मैंने कहा R जो होता है XL है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग L की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर XL कर लिया। और जहां पर R था यहाँ पर R ही रह गया। तो ये I से I क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पर XL अपॉन का R आ गया। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू XL अपॉन का R भी हो गया, और XL इक्वल टू ओमेगा L होता है तो ओमेगा L अपॉन का R हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन का C। तो ये है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। बेसिकली ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स हमारे सामने आता है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होता है, P एवरेज इक्वल टू होता है VRMS IRMS इंटू क्या होता है कॉस फाई होता है। क्या होता है, कॉस फाई। अब ये कॉस फाई नाम की चीज क्या आ गई, देखो यहाँ पर क्या आ गया, कॉस फाई। तो कॉस फाई इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, R/G, और G का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इम्पिडेंस। तो फाई कॉस फाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर इक्वल टू होता है R/G। जी बोलो या फिर Z बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। तो ठीक है, तो यहाँ पर P एवरेज इक्वल टू हो गया VRMS IRMS और कॉस फाई। जैसा कि इनिशियली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्योर कैपेसिटिव हो या इंडक्टिव हो, वहां पर जो फाई होता है, क्या होता है, जो फाई होता है वो कितना होता है, π/2 होता है। और फाई जब π/2 होगा इसका मतलब फेज डिफरेंस π/2 हुआ करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कितना होगा, cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एज सिंपल एज दैट। और जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग पढ़ा था कि भाई साहब प्योर रेजिस्टिव हो या प्योर या फिर क्या हो, रेजोनेंस वाली सिचुएशन हो, वहां पर जो फाई होता है वो कितना होता है, फाई इक्वल टू 0 डिग्री होता है। फाई कितना, 0 डिग्री। दैट मीन्स cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। दैट मीन्स फॉर प्योर रेजिस्टिव या फिर एट रेजोनेंस क्या होता है, जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, कई बार आपके PYQ में पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, किसके, करंट के, जैसा करंट एंड वोल्टेज के। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सारे फॉर्मूला की जगह लिखा हुआ था, बाकी फॉर्मूलेज में यही लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो VRMS होता है, VRMS इक्वल टू होता है V0 अपॉन का √2। क्या होता है, V0 अपॉन √2। उसी प्रकार से होता है IRMS इक्वल टू क्या होता है, I0 अपॉन का √2। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, V0 क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज, और I0 क्या होता है, मैक्सिमम करंट हुआ करता है। ये पीक करंट कहते हैं। तो नाम याद करो, मैक्सिमम करंट, नॉट किसे लगाते हैं, नॉट लगाते हैं मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आता है, V इक्वल टू I। ओम्स लॉ पढ़ा था आपने बचपन में, बचपन मतलब क्लास 10th में। तो वो फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू IR था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू IZ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V इक्वल टू IZ। अब यहाँ सबको समझने वाली बात क्या है कि देखो हम लोग फॉर्मूले ज़्यादा नहीं याद करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। जिस प्रकार से V इक्वल टू IR होता है उसी तरीके से V इक्वल टू IZ होता है। अगर यहाँ पर ना किसी ने नॉट लगा दी, यहाँ पर नॉट, तो यहाँ पर भी आपको नॉट लगाना है, तो मतलब I0 और यहाँ पर हो जाएगा Z, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर लगा दिया RMS, मतलब यहाँ पर लगाया RMS, तो आपको यहाँ पर भी लगाना RMS और यहाँ पर लगाना G। और दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, V इक्वल टू लिखा गया है इक्वल टू IR, जो कि आपने पढ़ा ही पढ़ा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ये है वोल्टेज। हमारे पास जब करंट वगैरह निकालना होगा ना तो ये निकालेंगे, बट कैसे, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट। याद रखना, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये कहाँ से निकालते हैं, V0 I0। तो V0 I0 कहाँ से निकालते हैं भाई साहब, जो हमारे पास ये जो इक्वेशन दी होगी ना, यहाँ से हम लोग निकालेंगे V0 और यहाँ से निकालेंगे I0। साइन के आगे वाला चीज क्या होता है, V0, और साइन की करंट की इक्वेशन दी होगी तो बोलेंगे हम लोग I0।
अब ये एक ऐसा टर्म्स है ना जो कि घुमा फिरा के भाई साहब आपसे पूछ ही लेते हैं, दैट इज वॉटलेस करंट, जिसमें वॉट नहीं है। वॉट नहीं है मतलब पावर नहीं है। वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। पावर नहीं लेकिन करंट तो है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या है, एवरेज पावर कंजम्पशन इन अ सर्किट इज 0, उसे हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। अब ये वॉटलेस करंट कहाँ पर मिलता है? तो बेसिकली हमें मिलता है प्योरली इंडक्टिव में, प्योरली कैपेसिटिव में। बट ऐसा क्यों हो पाता है कि वहां पर आता कॉस फाई आता है ना, जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। तो अगर यहाँ पर जो फाई की वैल्यू होगी कितनी होगी? 90 हो जाएगी। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर फाई क्या होता है? 90 हो जाता है। अगर फाई 90 हो जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे तो एवरेज पावर कितना रहेगा? 0 हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो पढ़ाई था ना, प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री हुआ करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या आती है, कई बार आपसे पूछ पाछ लेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपको रिलेट करना आना चाहिए। यहाँ पर एक चिंदी सा प्रश्न पूछा गया है कि अगर हमारे पास कैपेसिटेंस कम होगी तो बता दो कि जो बल्ब होगी वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगी या फिर कम ग्लो करेगी। जैसा भी होगा आप थोड़ा सा पढ़ोगे समझ जाओगे। तो बेसिकली अगर कैपेसिटेंस कम होगी तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और रिएक्टेंस बढ़ गया तो देखो इसकी वैल्यूज बढ़ जाएगी और इनमें जब ऐड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जेड की बढ़ जाएगी। और जेड की वैल्यू बढ़ गई तो दैट मीन्स करंट क्या हो जाएगा? कम। और करंट अगर कम हो जाएगा तो डैम श्योर भाई साहब ग्लो तो बल्ब कम ही करेगा ना, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ग्लो करेगी। तो या आप क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे तो वहां पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट गिवन होंगी, तो आप पहचानने में आपको गलती ना हो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिख रखे हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा कि मैक्सिमम करंट या पीक करंट निकालना तो उसको हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आरएमएस करंट बोले, रूट मीन स्क्वायर करंट बोले, इफेक्टिव करंट बोले या फिर वर्चुअल करंट बोल रहा होगा दैट मीन्स आपको IRMS निकालनी है। अगर क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस बोला है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं, बहुत कम आता है। बट ये दोनों तो बहुत यूज होते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट या फिर कहाँ से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस करंट? इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से भाई साहब? ये जो हम लोग लिखा करते हैं ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी, यहाँ पर साइन के आगे वाली चीज तो आई नॉट हो जाता है और ये जो आई था इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। एक चिंदी सा पॉइंट और लिख लो भाई साहब, कई बार क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको कई बार मिलेगा V और कई बार भाई साहब बुक वाले दे देंगे E और कई बार क्या देंगे, छोटा सा E दे देंगे। तो पता होना चाहिए ये वोल्टेज है, ये EMF और ये भी EMF ही है, ये पोटेंशियल बोलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, सब क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल है। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट्स आर। तो करंट की इक्वेशन दे रखी है और हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन दे रखा है। हमें निकालना फाइंड आउट पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो मैंने बार बार आपसे कहा था कि अगर आपको करंट निकालनी दैट मीन्स आपको आई निकालना है। तो जो आपके साइन के आगे वाला चीज होता है वो क्या होता है? हमारे पास आई नॉट होता है, पता है ना आपको। तो सिंपल से क्या काम करना होता है, आपको कंपेयर करनी पड़ती है इस इक्वेशन से। मैंने कहा था ना ये वाली इक्वेशन से कंपेरिजन करनी पड़ती है, ये वाली और इस इक्वेशन से। इसके आगे वाला चीज ही क्या होता है? आई नॉट होता है। तो यहाँ पर सिंपल से काम क्या पता चल गया, जो पहला वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ गई? 3.5। तो यहाँ पर लिख लो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी? ऑफ करंट दैट इज आई नॉट। आई नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास? सिंपल सा 3.5 हो जाएगा। ये बात समझ गए ना यहाँ पर। अब उसके बाद सेकंड वाला क्या दे रखा है, निकालना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है? दैट मीन्स RMS वैल्यू। तो हम लोगों ने पढ़ा था IRMS। तो IRMS का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी स्टार्टिंग बता दो, IRMS इक्वल टू आई नॉट अपॉन का √2। तो आई नॉट तो हमें पता ही चल गया था ना भाई। तो आई नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास। आई नॉट की वैल्यू कितनी थी? 3.5 और √2 तो गिवन नहीं था। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। कैलकुलेटर है ना आपके पास? कैलकुलेटर अगर है तो भाई निकालो। यहाँ पर क्या करोगे? डिवाइड करो। तो डिवाइड करना 3.5 को, तो 3.5 डिवाइडेड बाई √2, तो √2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.474। तो जाएगा 2.47, दैट मीन्स हाँ 2.47 तक छोड़ दो, क्या जाएगा? एम्पियर। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2.47 एम्पियर क्या जाएगा इसका आंसर। इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपको। उसके बाद क्या काम करना है आपको? टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होती है। मगर समझ में नहीं आया भाई साहब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कहाँ से? तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था ना कि जो टाइम के आगे वाला चीज होता है वो ओमेगा होता है। इक्वेशन याद है ना? आई इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आप मान लिया आपने 5 मान लिया। तो ये जो टाइम होता है, टाइम के आगे वाला चीज ही ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा होता है। तो अगर टाइम के आगे वाला चीज ओमेगा होता है तो यहाँ पर लिखो ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा कितना दे रखा है? 628 दे रखा ना 628।
तो यहाँ पे लिखो ओमेगा इक्वल टू 628, सही है। और ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था, ओमेगा का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखो बता दो, ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो यहाँ पर सिंपल से काम क्या करना है आपको, ओमेगा की जगह पर 2πf कर लो, 2πf इक्वल टू 628 कर लो। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी यहीं से निकाल लो, फ्रीक्वेंसी 628 हो जाएगा अपन कितना हो जाएगा 2π, ये इंटू में था तो डिवाइड में चला जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ था इंटू में डिवाइड में चला गया। अब मुझे क्या करना है, इसका उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब, क्योंकि मैं देखो टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो सिंपल सा काम कर लो, यहाँ पर लिख लो 1/f। क्या लिख लो 1/f। अगर इधर पलटोगे तो इधर भी पलट जाएगा, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर दो, सिंपल सा 2π चला जाएगा ऊपर और 628 क्या हो जाएगा नीचे। तो यही तो बेसिकली टाइम पीरियड आ गया, तो लो हो गया भाई सब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को सॉल्व कर ले हम लोग। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बता दो जरा मेरे को। कैलकुलेटर तो पेपर में अलाउड है ना, तो यहाँ पर छोड़ दो या फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक। टाइम पीरियड का भी फिलहाल तो यूज है नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हो गया। नेक्स्ट हमें निकालनी है फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट निकालनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फेज डिफरेंस निकालनी है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, φ इक्वल टू φ1 माइनस का φ2। अब φ1 φ2 क्या होता है, तो φ1 φ2 क्या होता है भाई जरा इसको समझो, ठीक है। φ1 फा2 क्या होता है, इसकी बाद वाली जो चीज होती है मेरे पास वो φ1 होती है। तो मान लो ये φ1 और ये मेरे पास φ2। साइन कभी मत छोड़ना, माइनस साइन भूलना भी मत भाई साहब, नहीं तो सारा काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंपल से काम करना है, तो जो φ1 आ गया वो कितना है प्लस का 30, और जो φ2 है वो माइनस का 30 है। कितना माइनस का 30 है, फिर से देख लो यहाँ पर माइनस का 30, साइन मत छोड़ना नहीं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो 30 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 30 कितना आ गया यहाँ पर 60। और 60 क्या लिखते हैं, 60 को π/3 पता है ना, 60 को लिखते हैं π/3। जो फेज डिफरेंस आया कितना आ गया π/3 हो गया। आई होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो सारा खेल देखो फॉर्मूला का है, तो अच्छे से फॉर्मूला समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देख लो अच्छे से क्या करा मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि इन एन एसी सर्किट इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। दैट मीन्स पहली जो चीज अच्छी चीज रही ना भाई साहब, यहाँ पर आपको इंडक्टेंस दिया है। नेक्स्ट जो चीज रही मेरे पास कैपेसिटेंस दे रखा है, उसके बाद जो चीज रही वो मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है। दैट मीन्स ये मेरे पास LCR सर्किट है। कौन सी LCR सर्किट, मतलब तीनों चीज बात कर रखी है ना, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज की खास बात क्या होती है, करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। द वोल्टेज एंड करंट इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द ये। तो वोल्टेज की इक्वेशन दे रखा मैं, वोल्टेज की इक्वेशन देखो ये दे रखी है, और करंट की इक्वेशन देखो मेरे पास ये दे रखी है। ठीक दिख रहा है आपको अच्छे से। अब उसके बाद करना क्या है, जैसा कि मैं पहले देखो पूछा गया कि इसको देख लो, हमें निकालना फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फेज डिफरेंस निकालनी है, इम्पिडेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालना पड़ेगा हमें। तो सिंपल सा काम कर लेते हैं, पहले जो चिंदी काम होता है उसको कर ही लेते हैं। तो सोल्यूशंस लिखने वाले किसका, थर्ड का। सोल्यूशन थर्ड का लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर आपको पता है कि मैंने कहा कि जो साइन के आगे वाला चीज होता है वो क्या होता है, V0 होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि जो साइन के आगे वाला चीज होता है V0 होता है। तो यहाँ पहले लिख लो गिवन क्या क्या है, कंपेरिजन कर लिया हम लोगों ने, निकाल लिया। तो V0 दे रखा कितना 200 दे रखा है, 200 वोल्ट। उसके बाद I0 कितना दे रखा है, I0 5 एम्पियर दे रखा है। तो I0 भी लिख लो, अभी आगे काम आएगा, इक्वल टू 5 एम्पियर आ रखा है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। जब जब फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो आपका सारा फोकस कहाँ, टाइम के आगे वाले मसाले पे होना चाहिए। जब जब फ्रीक्वेंसी निकालना हो आपका सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, टाइम के आगे वाले मसाले पर। टाइम कहाँ पर ये था, इसके आगे कितना लिख रखा था 314 लिखा, तो सारा फोकस आपका कहाँ होना चाहिए 314 पे होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब हमें क्या समझ में, ओमेगा कितना दे रखा था, ओमेगा दे रखा था भाई 314। अब यहाँ से देखो हम लोग कहानी शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख देंगे 2πf। ओमेगा का मतलब ही होता 2πf इक्वल टू 314। अब क्या करने वाले, एफ निकालना है मुझे। एफ निकालने के लिए सिंपल सा काम कर लेंगे, 314 अपॉन कर लेंगे 2π। कितना कर लेंगे 2π। अब इसको आप डिवाइड कर दो। सिंपल क्या काम करना है, आपको डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है यहाँ पर, इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज आएगा। कितना आएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पहला पार्ट का तो आंसर आ गया मेरे पास। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 50 हर्ट्ज आ गया। कितना आ गया हर्ट्ज। ठीक,
नेक्स्ट हमें क्या पूछ रखा है, इम्पीडेंस निकालनी ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, इम्पीडेंस का साफ मतलब होता है जेड निकालना है। तो जेड इक्वल टू क्या होता है, तीनों चीज दे रखी ना मेरे पास, आर भी दे रखा है और उसके एल भी दिया है, सी भी दिया है। तो सिंपल सा मतलब हो गया, अंडर रूट लगाओ, आर का स्क्वायर करो प्लस एक्सएल लिखो माइनस का एक्ससी का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, बट समस्या आ गई कि सर हम लोग एक्सएल एक्ससी निकालेंगे कैसे, एक्सएल एक्ससी निकालोगे कैसे भाई, इसी की तो समस्या है। तो इतना काम करना ही क्यों है, एक्सएल एक्ससी निकालो ही मत, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे, दूसरा तरीका भी है। जब एक्सएल एक्ससी नहीं निकालना कि हमारे पास कैपेसिटेंस वगैरह दे नहीं रखी, तो आप दूसरा जुगाड़ लगा लो। दूसरा जुगाड़ क्या था, हम लोगों ने स्टार्टिंग पढ़ा था ना, वी इक्वल टू क्या पढ़ा था, वी इक्वल टू आई जेड पढ़ा था, आई जेड ये पढ़ा था। अब हम लोगों ने मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज दे रखी, इसका मतलब क्या करेंगे, यहीं पे लगा देंगे नॉट और यहाँ भी लगा देंगे नॉट, और जेड आराम से निकल जाएगा। स्टार्टिंग में एक चीज आपको सिखाई थी, यहाँ नॉट तो यहाँ भी नॉट, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट दिया, जैसे करेंगे क्या, अच्छा तो डालना नहीं ना भाई साहब, इसका यही तो यूज है यहाँ पर। तो दैट मीन्स इतना काम करना नहीं, हम लोग बच गए। तो जेड निकालना है, तो जेड निकालने क्या करेंगे, वी नॉट अपन आई नॉट कर लेंगे, तो वी नॉट अपन का आई नॉट कर लेंगे। तो वी नॉट कितना दे रखा था, वी नॉट दे रखा था 200, और आई नॉट कितना दे रखा था, आई नॉट दे रखा था 5। तो 200 को अगर आप 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बता दो, 200 डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है, 40 आता है। कितना आता है, 40 क्या ओम, तो दूसरे का आंसर भी आ गया 40 ओम। ठीक है, तो ये बात समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है द पावर डिसिपेशन इन द एसी सर्किट। तो पावर डिसिपेशन का मतलब क्या होता है, पी एवरेज। पी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है बता दो जरा, वी आर एम एस और आई आर एम एस और इनटू कॉस फाई, यही होता है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई साहब वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अपॉन का √2, और आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट अपॉन का √2, और कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई आपको पता है, फाई आपको पता है क्या, हाँ फाई निकाल लेते हैं ना हम लोग यहाँ पर। देखो कॉस फाई हमें चाहिए होगा, तो फाई देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर π/6 है, यहाँ पर π/6 है। अगर आप इसका फेज डिफरेंस निकालोगे तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, मतलब π/3 मतलब 60 डिग्री। तो जो यहाँ पर फेज आया फाई इक्वल टू बेसिकली क्या आ जाएगा, π/6 माइनस का π/6। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा π/3। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बेसिकली कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 60 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पर π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा काम करना, √2 क्या हो जाता है 2, तो 1/2 हो जाएगा। और वी नॉट की वैल्यू दे रखी थी, वी नॉट था 200, तो इंटू 200 करने वाले हैं। आई नॉट कितना था, आई नॉट देख रहा था 5 एम्पियर। और कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस π/3 मतलब 60, कॉस 60 मतलब साइन 30 मतलब 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है। तो उसको यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पर हो गया 1/2। तो सिंपल सा फंडा हो गया कि भाई 1/4 आ गया, 2 2 जा 4, 1/4 इंटू 200 इंटू का 5। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर बता दो सॉल्व करके जल्दी से। तो ये आंसर जो आएगा मेरे पास आएगा 250 वॉट आएगा, क्योंकि वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, तो पावर की यूनिट आ गई। पी एवरेज इक्वल टू हो गया 250 वॉट। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो एक बार फिर से मैंने क्या बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है 1 ओम रेजिस्टर्स एंड 0.01 हेनरी इंडक्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज विथ 200 वोल्ट AC लाइन whose frequency is 50 Hz and find out the reactance, impedance and the current I in the circuits। तो सिंपल सा काम है, पहले जब भी क्वेश्चन आता तो पहले आप मार्किंग कर लो। रजिस्टर दे रखा है आपको, इंडक्टर दे रखा है, दैट मीन्स हमारे पास RL सर्किट, कौन सी सर्किट है, RL सर्किट। तो सिंपल सा काम हो गया, रजिस्टर जैसे बोला भाई साहब ने, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा सोल्यूशन 2 की काम कर रहे हैं। ठीक है, तो R दे रखा है, R कितना दे रखा है हमारे पास, R इक्वल टू 1 ओम दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। उसके बाद दे रखा 0.01 हेनरी इंडक्टर दे रखा, दैट मीन्स L दे रखा है, L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.01 हेनरी। ठीक है, तो ये हो गया L की वैल्यू हो गई। आर ज्वाइंड इन सीरीज विथ वोल्टेज इतनी दे रखी है। अब यहां पर देखो अच्छी बात क्या है, जब भी आपके पास वोल्टेज पता ना हो कि कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग आरएमएस वोल्टेज ही कंसीडर करते। कौन सी, आरएमएस। तो लिखना लिख लो, बाय डिफॉल्ट आरएमएस वोल्टेज होता है अगर कुछ ना पता हो तो
तो ये जो वोल्टेज है बेसिकली ये दे रखा है वी आर एम एस दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक है। हुज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो एफ की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहां लिख लो एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज दे रखा है। फाइंड आउट रिएक्टेंस, मतलब मुझे एक्सएल निकालना है, एक्सएल। उसके बाद मुझे निकालना है इम्पिडेंस, दैट मीन्स जेड निकालना है। उसके बाद निकालना मुझे करंट आई निकालनी है, ठीक है। अब इसको कैसे करने वाले, इसको बारी बारी देखते हैं। तो सिंपल सा काम हो गया, मुझे पता चल गया कि भाई साहब जो एक्सएल निकालना है, तो एक्सएल इक्वल टू क्या करने वाले हो, एक्सएल इक्वल टू सबसे पहला लिखो पहला पार्ट, दैट मीन्स एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल कर लो, ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू तो 2 पाई एफ। अब यहाँ पर एल तो एल ही रहेगा। हमें देखो क्या करना है, सिंपल सा काम, 2 पाई तो पता ही रहता है, एफ तो निकालना है। एफ निकालना क्या, मतलब दे रखा है ना 50, तो 2 लिखो पाई लिखो, इंटू करो 50, और एल की वैल्यू भी गिवन है मेरे पास 0.01 हेनरी, तो 0.01 हेनरी दे रखी है। अब सिंपल सा काम करना है भाई, इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, बता दो मेरे को। इसका जो आंसर आने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.14। इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 3.14 ओम आ जाएगा। मैंने बार बार कह रखा है एक्सएल हो या एक्सी हो या फिर आर हो या फिर जेड हो, सबकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। सबकी यूनिट ओम होती है, याद रख लेना, ठीक है। तो एक्सएल की वैल्यू मेरे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दूसरी चीज हमें पूछ रखा था इंपीडेंस निकालनी। इंपीडेंस क्या होता है, जेड। अब जेड का फॉर्मूला देखो मेरे पास, जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं, जेड का फॉर्मूला जानते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर, यही तो जानते हैं हम लोग फॉर्मूला। देखो भाई साहब, आपको फॉर्मूला बार बार रटने नहीं, बहुत सारे नहीं रटने, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना। क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दे रखा था, आर दे रखा और एल दे रखा है। इंडक्टर का मतलब एल दे रखा, आर दिया है और एल दिया है, आर दिया है और एल दिया है, मतलब सी यहां से उड़ा दो, इस फॉर्मूले में सी को यहां से गायब कर दो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर कर देंगे, एक्स एल का स्क्वायर। तो ये हमारे फॉर्मूला जो होता है ये आरएलसी सर्किट के लिए होता है, आरएलसी के लिए जो दिया है उसमें रखेंगे, जो नहीं दिया उसको गायब कर देंगे। तो मेन फॉर्मूला हमको यही रटना है, ये वाला तो बना लेंगे ना बार बार करके। तो आर का स्क्वायर करना, आर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर फॉर्मूले में लिखो भाई साहब 1 का स्क्वायर कर दो प्लस एक्सएल का स्क्वायर करना है। एक्सएल मतलब 3.14 का कर लेना आपको स्क्वायर, 3.14 कर लेना स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, तो जेड की वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगा 3.29 हमारे पास आ जाएगा ओम। ये किसकी आंसर है, हमारे पास इम्पीडेंस का आंसर आ गया। तो इम्पीडेंस का आंसर फिलहाल ये होगा 3.29। नेक्स्ट हमें क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट हमें पूछा है करंट निकालने इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट क्या मतलब हो गया, नेक्स्ट हमें पूछा गया करंट इन द सर्किट निकालना है। तो करंट निकालने का मतलब क्या हो गया, देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना वी आर एम एस, कौन सी आर एम एस, वी आर एम एस। तो और कुछ तो मुझे पता नहीं है ना। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके पास यही फॉर्मूला याद करो, V इक्वल टू आई जी या V आई इक्वल टू आई जेड। अगर ये आर एम एस है तो ये भी आर एम एस होगा, ठीक है। क्योंकि आर एम एस का वोल्टेज दे रखा है मेरे पास ना, देखो इस आर एम एस वोल्टेज दे रखा है, सिंपल सा काम करना है। वी आर एम एस लिखेंगे 200, कितना रखेंगे 200, और आई आर एम एस हमें निकालना है, और जेड हमें पता ही है कितना आ गया यहाँ पर, आई आर एम एस हमें निकालना है और जेड हमें पता है कितना है 3.29। अब मुझे आई आर एम एस अगर निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, 200 ऊपर रहेगा और 3.29 नीचे, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो सिंपल सा, इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी तो हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्या दे रखा है कि इन द सर्किट ड्रॉन द करंट इज फाउंड टू लैग, करंट हमारी लैग कर रही है बिहाइंड द वोल्टेज। दैट मीन्स हमारे पास इंडक्टर की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। कैलकुलेट करना है मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट मीन्स एक्सएल निकालना है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट दैट मीन्स जेड निकालना है, करंट फ्लो इन द सर्किट मतलब आई निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी अप्लाइड ईएमएफ ये निकालनी है। हमें उन्होंने कुछ डेटा दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, ये। तो सिंपल सा कांड करना ना हमें, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो। अब उसके बाद आपको लिखो tan फाई। देखो उन्होंने tan का उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए दिया ही क्यों, जैसा कि उन्होंने कहा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वगैरह मुझे निकालनी है।
इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालोगे आप? आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan phi इक्वल टू पढ़ा था आपने एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन का आर पढ़ा था, मगर हमें यहाँ पर दे क्या रखा, सिंपल सा हमें एक्सएल की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक्सएल माइनस एक्सी होता है, मगर हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, एक्सएल लेंगे कि एक्सी दिया ही नहीं, तो जो नहीं दिया उसको गायब कर दो, एक्सएल अपॉन का आर कर देंगे। ठीक है, तो एक्सएल अपॉन का आर हो गया। मुझे निकालना क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने, मुझे एक्सएल निकालना है, एक्सएल निकालना है। तो इसका मतलब क्या करोगे, हम लोग करने वाले tan phi यहीं रहने देंगे और इंटू आर कर देंगे। इस आर को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा एक्सएल आ जाएगा। अब tan phi कैसे निकालोगे, tan phi की वैल्यू भाई साहब ने देखो दे रखी है, जो फेज डिफरेंस में क्या दे रखी है 3/4। tan phi की वैल्यू मतलब phi दे रखा है 36.9, यही तो दिया है मेरे पास, देखो phi की वैल्यू 36.9, तो यहाँ रख दो। तो tan 36.9 इंटू का आर करोगे और यहाँ पर हो जाएगा एक्सएल हो जाएगा। तो tan 36.9 की वैल्यू दे रखी 3/4 और आर की वैल्यू कितनी गिवन था, आर के वैल्यू तो मेरे पास, आर की वैल्यू गिवन थी मेरे पास, आर की वैल्यू गिवन था क्या, आर वगैरह गिवन था हमारे पास, लेट मी चेक। तो आर वगैरह था 40 ओम था क्या। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस मेंशन नहीं कर रखा, बट आपके क्वेश्चन में गिवन था आर की वैल्यू 40 था, तो 40 यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो एक्सएल आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा मेरे पास एक्सएल इज इक्वल टू वो हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या काम करना है आपको, सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में देखो यहाँ पर निकालना मुझे इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पिडेंस कैसे निकालोगे, इम्पिडेंस का मतलब जेड निकालनी है। अब जेड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होता है। तो एक्सी तो हमें गिवन ही नहीं है, जब एक्सी गिवन ही नहीं तो एक्सी गुड़ा दो, सिंपल से लिख दो एक्सएल का स्क्वायर कर दो, अभी बताया था ना आपको क्वेश्चन में। तो सिंपल सा जेड इक्वल टू करने वाले हो, आर कितना दे रखा था 40 गिवन था, आर कितना था 40 गिवन था। भाई डरना मत, आपके क्वेश्चन में आ रखा पीवाई की क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक्सएल कितना रहेगा, यहाँ पर एक्सएल हो जाएगा 30। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, स्क्वायर वगैरह करोगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 50 ओम आ जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 ओम। ठीक है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे तो आपका, अगर आप सॉल्व करोगे इससे कितना आएगा 50 ओम आ जाएगा। तो इम्पिडेंस आ गया 50। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, तीसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या मतलब हो गया, अब इसको समझो। बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन में आपका सर्किट ड्रॉ करा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा नहीं था, दैट इज वाई आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, आर दे रखा था 40 और हमारे पास जो वोल्टेज दे रखा 110 दे रखा। वोल्टेज 110 का मतलब साफ हो गया कि वोल्टेज दो के दे रखी आरएमएस है, कुछ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स आरएमएस वोल्टेज है। तो सिंपल सा काम कर लिया हम लोगों ने, ये हमारे पास आरएमएस वोल्टेज होगा, जो करंट निकलेगी वो भी आरएमएस करंट ही आएगी। तो सिंपल सा वीआरएमएस हो गया। जेड तो हम लोगों ने निकाल लिया था 50, कितना आ गया था 50 आ गया था। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आप इसको डिवाइड करने वाले हो, कितना था 100 तो था नहीं, 110 था। कितना था 110 था, डायग्राम देख लेना आपने, 110 था। तो सिंपल सा काम करना है, क्या काम करना है, इसको डिवाइड करो। डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने कहा था यहाँ भी आरएमएस तो यहाँ भी आरएमएस। आरएमएस क्यों लगाया, बिकॉज वोल्टेज मेंशन था, लेकिन वोल्टेज पता नहीं कौन सा वोल्टेज। जब कोई वोल्टेज पता ना तो कौन सा वोल्टेज होता है, आरएमएस वोल्टेज होता है। नेक्स्ट हमें निकालने फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ। जब भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं दे ही क्या रखा था बताओ क्वेश्चन में, इंडक्टर दिया ना, इंडक्टर तो इंडक्टर दिया, सिंपल सा मतलब हमें एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल, एल का मतलब इंडक्टर, तो एक्सएल इक्वल टू हो गया ओमेगा एल, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल हो जाएगा, और ये एक्सएल हो जाएगा। एक्सएल की वैल्यू हमें गिवन थी क्या, एक्सएल की वैल्यू गिवन नहीं थी, हम लोगों ने निकाल लिया था। कितना आया था 30 आया था, कितना आ गया था 30 आ गया था। तो 30 रख दो, तो इसका मतलब यहाँ पर रख दो 30, कितना रख दो 30, 2 पाई रखने रहने दो। हमें निकालने फ्रीक्वेंसी, तो एक काम कर लो, तो फ्रीक्वेंसी को भी रहने दो। एल दे रखा था, एल हमें निकाल दे रखा था, एल वगैरह शायद गिवन था ना 0.1 हेनरी। देखो एल वगैरह दे रखा था, एल दे रखा था 0.1 हेनरी। तो यहाँ सिंपल सा काम कर लो, एल की जगह पर 0.1 हेनरी कर लो। अब हमें एफ निकालना है, एफ तो सबको यही, एफ को यही रहने दो, बाकी सबको डिवाइड में भेज दो। मतलब 30 ऊपर ही रहेगा, ये इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा 30 अपॉन का 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 हर्ट्ज आएगा। 48 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, दैट इज हम लोगों ने यहाँ क्या लगा हर्ट्ज। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर।
समझ में आ गया ना क्या करा मैंने? तो अब इसको एक बार दोबारा से देख लो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा मैंने करा क्या। यहाँ पर हमें दे रखा है एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर्स एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम दे रखा है, कैपेसिटर सी इन द सीरीज। द करंट इज फाउंड टू लीड एंड सप्लाई वोल्टेज बाई एन एंगल थीटा। थीटा मतलब दे रखा है, मैं फेज डिफरेंस दे रखा है, मतलब फाई दे रखा है, tan इनवर्स 5 पाई बाई 6। अब मुझे निकालना है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पर देखो ये आपकी आईएससी क्वेश्चन है भाई साहब, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से करना। देखो कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो सिंपल सा सोल्यूशन लिखो, ठीक है। अब करना क्या मुझे, यहाँ पर तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा उन्होंने, कैपेसिटिव मतलब हो गया एक्ससी। क्या पूछा है? एक्ससी पूछा रखा। क्या पूछा रखा भाई साहब ने? एक्ससी पूछा है। अब एक्ससी करोगे क्या, तो मतलब हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालनी, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हमने सोचा कि यार करे तो करे क्या, ये जो फाई उसका क्या करेंगे, तो फाई जैसे दिया मुझे एक दिमाग में एक चीज समझ में आई कि हम लोग जानते हैं tan फाई इक्वल टू क्या होता है, tan फाई इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल माइनस के एक्ससी अपॉन का आर होता है। तो पूरे सर्किट में मुझे क्या दे रखा है, सी ही दे रहा है, कैपेसिटर ही दे रखी, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दे रखा है। तो एक्सएल माइनस एक्ससी दे रखा, मतलब यहाँ पर हमें एक्सएल तो दिया ही नहीं, मतलब एक्ससी है, तो एक्ससी हो जाएगा फॉर्मूले में, सिर्फ क्या हो जाएगा एक्ससी। जो मेन फॉर्मूला होता है पता ना आपको, मेन फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्ससी होता है, एक्सएल दिया ही नहीं, उसको हटा दो, तो एक्ससी अपॉन क्या लिखोगे आर, तो एक्ससी अपॉन सिंपली सा आर करने वाले हो। tan फाई की वैल्यू दे रखी, कैसे दे रखी, tan फाई, इसको इधर आप भेजोगे ना, इसको आप उधर भेजोगे तो बेसिकली जो इनवर्स होता है इधर हट जाता है। तो tan फाई इक्वल टू दे रखा हमें 5 पाई बाई 6 दे रखा है, तो tan फाई की वैल्यू हो गई 5 पाई बाई 6 और यहाँ पर हो जाएगा एक्ससी अपॉन का आर हो जाएगा। मुझे क्या निकालनी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब एक्ससी निकालना है। एक्ससी निकालना तो आर को उधर भेज दो, आर भी गिवन है क्या मुझे, आर दे रखा है मुझे कितना, आर दे रखा है रेजिस्टेंस 120 ओम दे रखा है, मतलब यहाँ पर 5 बाई 6 लिखो, इंटू का आर करो, इक्वल टू एक्ससी कर दो। तो 5 बाई 6 करोगे, इंटू का आर 120 करने वाले हो और यहाँ पर एक्ससी करने वाले हो। इसको काट पीट लो भाई साहब, इसको काटोगे पीटो कितना आएगा, आंसर बता दो। एक्ससी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100 ओम, कितना आ जाएगा, एक्ससी इक्वल टू 100 ओम आ जाएगा हमारा आंसर। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा एक्ससी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 ओम आ जाएगा आंसर। तो ये तो पहले वाले पार्ट का आंसर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, तो ये पहला आ गया मेरे पास आंसर। नेक्स्ट हमें पूछ रखा है इंपीडेंस निकालनी, इंपीडेंस मतलब जेड निकालना, मुझे क्या निकालना, जेड। अब जेड कैसे निकालोगे भाई, अब जेड निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है ना, बार बार हम लोग वही तो करते हैं। जेड इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी के स्क्वायर। तो एक्सएल तो दिया ही नहीं ना, एल तो दिया ही नहीं, तो एक्सएल जब एल नहीं दिया तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से एक्ससी का ही होल स्क्वायर कर देंगे। अगर किसी भाई के समझ नहीं है, देखो मैं बार बार कर क्या रहा हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। देखो मेरे मेन फॉर्मूले में होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। मुझे एल दिया नहीं, इसीलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, सिंपल सा इसी के स्क्वायर कर देंगे। तो अब आर तो पता था ना मुझे, आर दे रखा था 120, तो आर रख दो, 120 का स्क्वायर करेंगे प्लस एक्ससी का स्क्वायर, एक्ससी कितना आता 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद पूरे कर देंगे, इस अंडर रूट ले लेंगे पूरे का अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जेड इज इक्वल टू पूरे का अंडर रूट कितना आ जाएगा 156.2 ओम आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 156.2 ओम। थर्ड हमें निकालना है करंट इन द सर्किट। अब करंट इन द सर्किट निकालनी है, और देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे वोल्टेज की हुई है, बट मुझे वोल्टेज पता नहीं कौन सा वोल्टेज है। जब आपको वोल्टेज पता ना हो ना तो क्या करोगे, तीसरा वाला मैं यहाँ कर रहा। अब वोल्टेज पता नहीं, दैट मीन्स पहले फॉर्मूला यही लिख लो। कौन सा फॉर्मूला आप लिखोगे, यही वाला फॉर्मूला लिख लो। कौन सा वाला, वी आर एम एस, वी इक्वल टू आई जेड, वी इक्वल टू आई जेड कर लो। तो यहाँ भी आर एम एस, यहाँ भी आर एम एस। क्यों आर एम एस क्यों लिखा मैंने, कि यहाँ पर देखो वोल्टेज दिया है, मगर वोल्टेज कौन सा वाला पता नहीं। जब कौन सा वाला पता नहीं तो आरएमएस वोल्टेज होता, तो यहाँ पे भी आरएमएस, यहाँ पे भी आरएमएस। तो आरएमएस वोल्टेज दे रखी, तो आरएमएस दे रखा 200 वोल्ट, 200 लिखो, 220 वोल्ट लिख लो, ठीक है। करंट थ्रू द सर्किट मुझे निकालनी है, करंट इन द सर्किट मीन्स मुझे आई निकालना। जेड मुझे पता था, जेड कितना था 156.2, तो जहाँ जेड था वहां पे लिख लो। तो आई आर एम एस तो यही रहेगा, और जहाँ जेड है वहां पे लिख देंगे 156.2। अब मुझे ये निकालना है, तो इसको इनटू में है तो इसको डिवाइड में भेज दो, मतलब 220 रहेगा ऊपर और 156 आएगा नीचे, तो 156.2 और यहाँ पर आएगा आई आर एम एस, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दोगे, अगर आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट
1.41 ओम। ये किसका आंसर आ जाएगा? IRMS। दैट मीन्स करंट इन द सर्किट कितनी फ्लो कर रही होगी? 1.4 ओम। करंट नहीं भाई साहब, ये हमारे पास क्या आ गया? करंट आई ना, तो 1.41 ओम थोड़ी ना होता है, एम्पियर होता है ना। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है। समझ में आ गई? नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है? द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस निकालनी मतलब मुझे सी निकालना। ध्यान है, कैपेसिटेंस को सी बोलते हैं, इंडक्टेंस को एल बोलते हैं। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मतलब मुझे सी निकालना। अब सी कैसे निकालोगे? अब सी निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई। सिंपल सा फंडा मतलब सिंपल सा कैसे? देखो यहाँ पर आपने फोर्थ वाला पार्ट करना है। तो आपने को नहीं पढ़ा था ना, एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। 1/ओमेगा सी होता है। 1/ओमेगा सी। अब एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, तो मुझे सी निकालना। सी, अगर आपको सी निकालना है तो सी को इधर भेज दो, एक्स सी को नीचे बुला लो। तो दैट मीन्स यहाँ पर ओमेगा रहेगा यहीं पर और एक्स सी आ जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा? एक्स सी आ जाएगा नीचे। तो सिंपल सा काम करना ना, एक्स सी मुझे पता था कि एक्स सी देखो हम लोगों ने निकाल लिया था। एक्स सी आता है 100, तो एक्स सी आ गया था 100, तो 100 तो आ जाएगा। ओमेगा इक्वल 2πf होता है। 2πf कितना दे रखा था? एफ दे रखा था मुझे 50 हर्ट्ज। एफ दे रखा था 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर रख दो इंटू 50। और एक्स सी की वैल्यू दे रखी थी मैं 100, दे क्या रखी थी हम लोगों ने? निकाला था तो 100 रखा था। दैट मीन्स 100 रख दिया। इसको फर्दर हम लोगों ने सॉल्व करा। जब सॉल्व करा तो कितना आया? 100 अपॉन का पाई माइक्रोफैरड। क्वेश्चन में हमें कहा गया इन द LCR सर्किट एज शोन इन द फिगर फाइंड द हीट डेवलप्ड। मतलब पहला क्वेश्चन हमें हीट निकालना, दूसरा क्वेश्चन हमें निकालनी वॉटलेस करंट निकालनी जब टाइम कितना 20 सेकंड। तो सिंपल सा काम क्या है आपको, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बार बार कहा कि ये जो सिंबल होता है किसका होता है? EMF का, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग V बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? V बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? V बोलते हैं। तो मैंने कहा इसके आगे वाला जो चीज होता है वो क्या होता है? आगे वाला हमेशा क्या होता है? V0 होता है। अगर वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी तो V0 होगा, अगर करंट की इक्वेशन दी होती तो I0 होता। तो यहाँ पर V0 दे रखा है। तो सिंपल सा पहला काम क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा तो एक इन्फॉर्मेशन निकाली कि कुछ सोल्यूशन लिखा पहले। तो पहला चीज समझ में आया कि हमें V0 पता है। V0 कितना दे रखा था? 25 वोल्ट दे रखा। कितना दे रखा था? 25 वोल्ट। अब उसके बाद क्या पता है हमें? रेजिस्टेंस पता है 4, तो R दे रखी है मेरे पास 4 ओम दे रखी है। अब उसके बाद टाइम दे रखा 20 सेकेंड। टाइम दे रखा है मेरे पास 20 सेकेंड दे रखा है। अब देखो हीट डेवलप्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हीट डेवलप्ड का फॉर्मूला देखो यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। फॉर्मूला H इज इक्वल टू, क्लास 10th में भी आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, I² RMS, यहाँ पे लिखेंगे R, यहाँ लिख देंगे T। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। तो सिंपल सा IRMS कैसे निकालेंगे सर? IRMS तो मुझे पता ही नहीं है। अरे भाई साहब मैंने आपको बताया था ना, IRMS इक्वल टू क्या होता है? I0 अपॉन का √2। क्या होता है? I0 अपॉन का √2। मगर सर मुझे I0 भी तो नहीं पता है। अरे भाई साहब I0 कैसे निकालोगे? इसका भी जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। I0 कैसे निकालोगे? I0 पता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे V0 तो पता है ना, तो V0 से हम लोग I0 निकाल लेंगे। बट उसके पहले क्या काम करना पड़ेगा? देखो मैंने कहा था ना कि V0 इक्वल टू क्या होता है? I0 और Z होता है। अगर मेरे को ना I0 पता चल गया तब तो मैं V0 भी निकाल लूंगा ना, V0 वगैरह सब कुछ निकल जाएगा। मतलब मुझे Z निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो Z कैसे निकलेगा? Z के लिए तो हम लोग को जानते हैं ना अच्छे से बात है। क्या जानते हैं Z के लिए? Z इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने यहाँ लिख देता हूँ। Z इज इक्वल टू क्या होता है? Z इक्वल टू होता है √R का स्क्वायर। क्या होता है? R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। तो XL माइनस XC में क्या दे रखा है? पता है? LCR सर्किट है। LCR सर्किट लोगों बना के भी दे रखा था, RLC वगैरह सब कुछ बना रहा। दैट मीन्स XL माइनस XC। तो XL माइनस XC मतलब 7 माइनस का 4, 7 माइनस का 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। तो R की वैल्यू दे रखी तो 4, तो यहाँ मैं 4 कर दे रहा हूँ। R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 7 माइनस 4 होता कितना होता? 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। तो 16 की बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ प्लस था तो प्लस लगाएंगे। 16 ना होता 25, तो 16 प्लस 9 25 होता है। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा? ओम। तो Z की वैल्यू तो आ गई। अगर Z की वैल्यू आ गई तो हम लोग V0 आराम से निकाल सकते हैं। बट कैसे निकालोगे V0? तो V0 निकालने के लिए मेरे को देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वोल्टेज वगैरह दे रखा था क्या? तो वोल्टेज तो V0 मुझे पता ही था ना। V0 यहाँ पर गिवन था। तो V0 अगर पता था तो आराम से सारा काम हो सकता था। हम लोग क्या जानते हैं? V0 इक्वल टू I0 और यहाँ पर लिखेंगे Z।
तो वी नॉट मुझे दे रखा था 25, ठीक है 25, और मुझे आई नॉट निकालना है। आई नॉट निकाल लूंगा एक बार तो उसके बाद आई आर एम एस आराम से निकल जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर आई नॉट निकालनी, मुझे जेड दे रखा था 5, दे क्या रखा था हम लोगों ने निकाला है, तो 25 अपॉन का 5 आएगा, और यहाँ पर निकालेंगे हम लोग आई नॉट। तो यहाँ पर काटो के पीटो कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा एम्पियर। तो यहाँ पर आ गया आई नॉट की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ गई। अब सिंपल सा काम करना, ये वाला पता चल गया हमारे पास, आई नॉट आ गया। अब आई आर एम एस की जगह पर हम लोग लिख लेंगे क्या, आई आर एम एस की जगह लिख लेंगे आई नॉट अपॉन का √2 कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे कर देंगे आर, और यहाँ पे लिख देंगे टी। आई नॉट हमें पता चल गया कितना आ गया 5, और यहाँ पर आ गया √2, यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर, और आर दे रखा था मुझे आर दे रखा था 4, और टाइम दे रखा था 20। तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 20। इसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1000 जूल आ जाएगा हमारे पास हीट। इतनी हीट क्या करेगी 20 सेकेंड में हमारे पास रिलीज होने वाली है। उसके बाद क्या पूछा गया था, उसके बाद क्या पूछा गया था, ध्यान से पढ़ो। उसके बाद निकालना था एम्पलीट्यूड ऑफ द वॉटलेस करंट निकालनी थी। वॉटलेस करंट का एम्पलीट्यूड निकालना था, तो सिंपल तो था ना, एम्पलीट्यूड मतलब हो गया हमारे पास आई नॉट आ गया। आई नॉट ही क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ वॉटलेस करंट था, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली आपके बोर्ड के क्वेश्चन है। तो ये 220 वोल्ट मेरे पास दे रखा है, 50 हर्ट्ज दे रखी है, एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कॉइल हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहला चीज समझ में है कि यहाँ पर इंडक्टेंस की बात करी जा रही है ऑफ 1 हेनरी, कितना दे रखा 1 हेनरी। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस दे रखा था 400 ओम, तो हम लोगों ने लिख लिया जो एल की वैल्यू थी। एल की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 हेनरी दिया, तो 1 हेनरी लिख लिया। रेजिस्टेंस दे रखा था आर दे रखा था, तो आर हम लोगों ने लिख लिया कितना 400 ओम कर लिया। उसके बाद वोल्टेज दे रखा था हमारे पास, वोल्टेज कुछ पता था नहीं कौन सा वोल्टेज, तो ये है VRMS वाला वोल्टेज, दैट मीन्स ये हो गया 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे पास 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर लिख लेंगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे लिख लिया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मुझे निकालनी रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल का साफ मतलब हो गया, मुझे किससे मतलब होना चाहिए, सिर्फ एक्सेल से मतलब होना चाहिए, एक्सेल से, क्योंकि इंडक्टेंस की बात करी जा रही है। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टेंस भी हो और मुझे रिएक्टेंस की बात कर रहे हो तो समझ लेना है आपको रेजिस्टेंस आपको मतलब नहीं रखना है, आपको सारा मतलब होना चाहिए सिर्फ इंडक्टेंस से। तो सारा खेल क्या है, इंडक्टेंस का है। तो यहाँ पर पहला वाले पार्ट पे बात करेंगे, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल निकालनी, दैट मीन्स हमें एक्सेल निकालनी है। क्या निकालना है, एक्सेल। तो एक्सेल इक्वल टू क्या कर लेंगे, ओमेगा एल। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, तो 2πf और यहाँ पे लिखेंगे एल। तो 2πf, 2π तो 2π रहने वाला है, f कितना दे रखा था 50, और l कितना की बनता है l, यहाँ पर l दे रखा था 1। अगर इस एक्सेल को हम लोग और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सेल की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली पता कितना आने वाला, ये आएगा 314 आ जाएगा, ओम आ जाएगा यहाँ पर। तो एक्सेल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। अगर आपके पास एक्सेल आ गया तब इसके बाद क्या काम करना था, मुझे इम्पिडेंस निकालना था। इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ सेकंड वाला पार्ट का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। इम्पिडेंस निकालने के लिए आपको जेड निकालना पड़ता है। जेड इक्वल टू क्या होता है √r का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होता है। तो एक्सी तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, देखो एक्सी दिया ही नहीं ना हमारे पास, एक्सएल दिया है, एल दे रखा है। एल की इंडक्टेंस की बात करी जा रही है, रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स हमारे पास आर तो है, एल भी है, लेकिन सी नहीं, तो सी को उड़ा दो। तो सिंपली क्या कर लेंगे, एक्सएल लिखेंगे, एक्सएल का स्क्वायर कर देंगे। तो एक्सएल के स्क्वायर का मतलब सिंपल सा होगा, आर का स्क्वायर करो, मतलब 314 का करेंगे स्क्वायर। उसके बाद कर देंगे एक्सएल का, एक्सएल मतलब 314। तो यहाँ पर आर भी दे रखा है, आर दे रखा था यहाँ पर कितना 400 दे रखा था ना आर, तो आर की वैल्यू 400 रखो यहाँ पर 400, और एक्सएल की वैल्यू आ गई 314 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे जेड इक्वल टू, मतलब यहाँ पर 400 का स्क्वायर करा आपने, और उसके बाद कितना कर दिया आपके ने 314 का स्क्वायर कर दिया। तो आपका जो आंसर आएगा जेड की वैल्यू आएगी 508 पॉइंट का आ जाएगा 5, ये हो जाएगा ओम। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, मुझे निकालना है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल का साफ मतलब क्या होता है, देखो मैंने बार बार आपसे कहा कि V इक्वल टू आई जेड लगाओ, V इक्वल टू आई जेड, V इक्वल टू आई जेड। अब मुझे जो करंट दे रखी थी, करंट नहीं, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ना हमें वोल्टेज दे रखा था, वोल्टेज कौन सी वोल्टेज दे रखी थी, VRMS। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, ये VRMS, ये भी RMS।
तो दैट मीन सिंपल से क्या हो जाएगा, वी आर एम एस दे रखा था 220 वोल्ट, तो 220 रख दो और जेड हम लोगों ने निकाल ही लिया है, तो जेड को यहाँ डिवाइड में कर दो। डिवाइड में मतलब ये चीज डिवाइड में आ गई ना यहाँ पर, तो दैट मीन्स यहाँ पर 508 हो गया, 0.5 हो गया और यहाँ पर इसको ना आ गया हमारे पास आई आर एम एस आ गया। तो यहाँ पर अगर इसको आप डिवाइड करोगे कितना, अगर आप इसको डिवाइड करने वाले तो आंसर आने वाला 0.43 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.43 एम्पियर आ जाएगा। कैलकुलेट करना है द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। जहां दे रखा है वी, तो वी तो कुछ पता तो है नहीं, दैट मीन्स हमें क्या करना है, सोल्यूशंस पहले लिखो। वी कौन सा वाला होगा, वी आर एम एस वाला होगा। तो वी आर एम एस दे रखा है हमारे पास 220 वोल्ट नहीं 200 वोल्ट दे रखा। कितना दे रखा है, 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है कितना, 40 ओम दे रखा है। और जो जेड दे रखा है हमारे पास 50 हर्ट्ज दे रखा है। 50 हर्ट्ज तो नहीं होने वाला, 50 ओम होने वाला। कितना होने वाला है, 50 ओम हो जाने वाला है। तो इसके बाद करना क्या है आपको, इसके बाद सिंपल सा मुझे निकालना एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। तो फुल साइकिल की हमें एवरेज पावर कंजम्पशन से निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, उसके बाद होता है कॉस फाई। क्या होता है कॉस फाई, कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। कॉस फाई इक्वल टू होता है आर बाई जी। तो जी वगैरह तो भाई साहब हमें दे रखा है ना, जी तो देखो हमें दे रखा है, आर भी दे रखा है, आर भी दिया है। बट वी आर एम एस और आई आर एम एस निकालोगे कहाँ से, वी आर एम एस भी दिया है बट आई आर एम एस क्या करोगे, आई आर एम एस कहाँ से निकालोगे। तो आई आर एम एस निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया था आपको स्टार्टिंग में। मैंने कहा था भाई साहब अगर आप ना वी इक्वल टू आई जेड लिख रहे हो, वी इक्वल टू आई जेड, तो यहाँ भी आर एम एस लिखोगे, तो यहाँ भी आर एम एस करने वाले हो, याद है आपको स्टार्टिंग में। तो सिंपल सा वी आर एम एस तो मुझे दे रखा है 200 वोल्ट और जेड भी मुझे दे रखा है आई आर एम एस। जेड कितना गिवन था, 50 था ना, तो 50 लिख दो। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत बता दो यहाँ पर। अब करने क्या वाले, मुझे आई आर एम एस निकालना, तो 200 के नीचे क्या करने वाले, 200 के नीचे 50 डिवाइड में लगा दो, ये इंटू में डिवाइड में कर दो। तो सिंपल सा फंडा आ जाएगा यहाँ पर, आई आर एम एस इक्वल टू, काटोगे पीटोगे भाई साहब कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। मतलब जो आई आर एम एस की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया। आई आर एम एस आ गया और पावर वगैरह मुझे निकालनी है ना, पावर तो निकालना है। अब आई आर एम एस पता चल गया, वी आर एम एस पता चल गया। अब इसको पुट कर देना, सिंपल से क्या करना है, इसको बस पुट करना है। तो P इक्वल टू वी आर एम एस आ गया। वी आर एम एस कितना है बता दो, 200 है। और उसके बाद आई आर एम एस कितना है मेरे पास, 4 है। और आर दे रहा है कितना, 40। और जेड दे रहा है कितना मेरे पास, 50। इन सबको भाई साहब आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 640 वॉट। ये आ जाएगा पावर, जो पूरे साइकिल में जो पावर कंजम्पशन होगा वो होगा 640 वॉट का। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे ग्राफ दे रखा और मुझे निकालनी आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट निकालनी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ग्राफ का जो टॉप वाला पॉइंट होता है वो होता है मेरे पास कौन सा, पीक पॉइंट होता है। मतलब ये जो पॉइंट है मेरे पास मैक्सिमम करंट दे रखी है। तो आई नॉट मुझे गिवन है, आई नॉट कितना दे रखा है, 5√2 गिवन है। और मुझे निकालनी है आई आर एम एस। मतलब आई आर एम एस अगर आप निकालना चाहते हो तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, आई नॉट अपॉन का √2 करना पड़ेगा। तो आई नॉट मुझे पता है, आई नॉट कितना है, 5√2 है। और उसके बाद √2 नीचे भी है, तो √2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। तो आई आर एम एस के लिए सिंपल सा काम हो गया, 5 एम्पियर आंसर आ गया। तो ये काम करना, जो बीच वाला पॉइंट होता है मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट निकल गई। और मैक्सिमम करंट निकल गई, फॉर्मूला पता था, आराम से फॉर्मूला इनपुट करके आंसर निकल आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, अब इस वाले में क्या करना है, गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बाय द एसी जनरेटर वर्सेस टाइम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो टाइम पीरियड का मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था, आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। अब जो टाइम पीरियड होता है वो 1 कंप्लीट साइकिल का होता है। 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब यहां से लेके यहां तक, स्टार्टिंग में आपको बताया। दैट मीन्स यहाँ पर जो टाइम होगा ना वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0 पॉइंट कितना कर दोगे, 10 कर दोगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आपका हर्ट्ज में आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल सा काम। जहां टाइम पीरियड पूरी साइकिल के लिए नहीं, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो ये वाली पॉइंट कौन सी, 0.10 थी। ठीक, अब ये कैसे करोगे, इसको मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा, इसको आप कर लेना।